हाँ जी, अब देखो लास्ट हमारा स्टेप 13 क्या है। स्टेप 13, टैक्स पेबल, टैक्स रिफंडेबल। मींस टैक्स की बात हो रही है जो पेबल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपका टैक्स ज्यादा चला गया, आपको रिफंड आ जाए। तो आफ्टर एडजस्टिंग द एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मींस हमने अपनी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अपनी टोटल इनकम के ऊपर, टोटल इनकम के ऊपर, टोटल इनकम कौन सी, प्रीवियस ईयर की, जब टैक्स कैलकुलेट किया, सारा टैक्स कैलकुलेट किया, वो जितना भी बना टैक्स, उसमें से जो आपका ऑलरेडी, जब आपको वो इनकम आई थी, जो टीडीएस कट गया था वो हमने माइनस कर दिया होगा। अगर कोई हमने एडवांस टैक्स जमा करवाया वो हमने क्लेम कर लिया होगा कि इतना टैक्स बन रहा है लेकिन इतना ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है, मेरे नाम से इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में शो हो रहा है, इतना मैंने एडवांस टैक्स जमा करवा दिया है। बैलेंस जो अमाउंट है, हो सकता है कि वो अभी भी और पेंडिंग हो आपकी तरफ से देने के लिए, या हो सकता है टीडीएस इतना कट गया, आपका टीडीएस ज्यादा कट गया, तो जिस वजह से रिफंड आए आपको रिफंड आए टैक्स का। तो इसलिए आफ्टर एडजस्टिंग द एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, assessee would arrive at the amount of net tax payable or refundable। ठीक है, तो सच अमाउंट शुड बी, फिर से लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, राउंड ऑफ कर लो। हमने पीछे टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना सीखा था 288 ए में, अब बी आ गया कि अब जब टैक्स कैलकुलेट हो रहा है तो जो भी टैक्स बनेगा वो टैक्स को भी राउंड ऑफ करना है आपने। ठीक है, इन मल्टीपल्स ऑफ नियरेस्ट 10 की फिगर में। तो असेसी हैज टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो ये वर्ड हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। अब जो फाइनल, फुल एंड फाइनल जो आपकी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत रह गया अगर देने वाला, उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोल देते हैं, वो गवर्नमेंट को जमा करवा दिया जाता है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जब हमने रिटर्न फाइल करने हैं उससे पहले टैक्स जमा करवा दो। तो सिमिलरली इफ एनी रिफंड इज ड्यू, assessee will get the same after filing the return of income। लेकिन अगर मैं बोलूं आपका रिफंड बन रहा है तो फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो जो टैक्स है वो वापस आ जाएगा, कि आपका ज्यादा टैक्स कट गया लेकिन बन कम रहा था तो वो आपको वापस आ गया। ठीक है, अभी ये ना सोचना कि ज्यादा कैसे कट जाता है, गलती से होता है या नहीं, ये चीजें अभी आज नहीं डिस्कस होंगी, ये सारा कुछ फिर से बोलूंगा आज ही डिस्कस हो जाए। धीरे धीरे करके आपके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज जो उठ रही होंगी एक स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व हो सकती है। सारा कुछ आज ही पता चल जाए ये पॉसिबल नहीं है टैक्स में। ठीक है, तो ये देखो ये आपके 13 स्टेप्स थे। अब 13 के 13 स्टेप्स, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 हमारा आ रहा है रिटर्न ऑफ इनकम, है ना। मैं एक बार जरा आपको यहां पे एक स्टडी मटेरियल खोल के पॉइंट बता दूं। देखो जैसे हमने जो सारे स्टेप्स कवर किए हैं वो कहां से स्टार्ट हुए थे, एक बार जरा ना अपना मॉड्यूल हाथ में से छोड़ के सामने बोर्ड की तरफ फोकस करो। हमने पहला स्टेप उठाया था, मेन पॉइंट, कि टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। यहां से उसके अंदर एक एक करके स्टेप्स डिस्कस हुए कि सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करो। जब रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन हो गया फिर हम आपकी इनकम को क्लासीफाई करेंगे 5 हेड्स में, फिर हम 5 हेड्स में आपकी इनकम कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 3 था। ठीक है, फिर स्टेप 4 आ गया कि क्लबिंग होती है, फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला कंसेप्ट आएगा, फिर सारा ओवरऑल टोटल ग्रॉस टोटल इनकम बन जाती है। फिर इसमें से डिडक्शंस दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके माइंड में शायद घूम रही होंगी एलआईसी का प्रीमियम है, स्कूल की ट्यूशन फी वगैरह, ऐसी चीजें वो माइनस हुई। उसके बाद हमारे पास आ गया जो डिडक्शंस हैं, है ना, 7 स्टेप में, वो माइनस करेंगे तो मेरे पास टोटल इनकम आ जाएगी। अब टोटल इनकम के ऊपर हमने टैक्स लगाने हैं, जो हमारे पास स्लैब रेट भी हो सकता है या कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स भी हैं, वो हमने टैक्स रेट लगाए। वो टैक्स रेट लगाने के बाद अब हमारे पास जो टैक्स बना, उस टैक्स के ऊपर कुछ केसेस में सरचार्ज ऐड होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो होनी है। ठीक है, स्टेप 11 तक। उसके बाद हमारा आ गया कि क्या जो भी टैक्स पे करने हैं वो सारा असेसमेंट ईयर में जाके होगा या साथ साथ भी कुछ होता है, तो वहां पे हमने डिस्कस किया कुछ एडवांस टैक्स के कंसेप्ट भी हैं। उसके अलावा कई जगह पर हमारा टीडीएस कट चुका होता है। ठीक है, अब 13 नंबर स्टेप आया था फाइनली कि अब आपकी तरफ से अभी भी हो सकता है असेसमेंट ईयर में पहुंच के कुछ देने वाला बन रहा हो या वापस लेने वाला बन रहा हो। यहां तक हो गया। अब ये सब कुछ चल रहे, जितने 13 स्टेप्स चले, ये फर्स्ट पॉइंट में चले टोटल इनकम वाले में। अब ये दूसरा पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया रिटर्न ऑफ इनकम।
तो आज मैं रिटर्न ऑफ इनकम का छोटा सा पॉइंट है, मैंने सोचा था आज डेफिनेशंस में जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आज इतना सफिशिएंट रहेगा। हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से ऊपर ऊपर सिर्फ रिटर्न ऑफ इनकम बता के आपको वाइंड अप कर देता हूं। इतना आप अच्छे से आज रिवीजन कर लेना, लेकिन सिर्फ रिटर्न ऑफ पॉइंट वाला जो पॉइंट है वो आप देख लो। रिटर्न ऑफ इनकम क्या है? अब देखो टैक्स पेमेंट तक हमारा सारा काम हो चुका है, ठीक है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन्स प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। सबके लिए ये बड़ी कॉमन टर्म है कि रिटर्न फाइल कर दी या नहीं, ये वही बता रहे हैं कि रिटर्न ऑफ इनकम इज द फॉर्मेट इन विच assessee furnishes information as to his total income and tax payable। मतलब इस रिटर्न में हम बताते हैं गवर्नमेंट को कि हमारी टोटल इनकम इतनी रही प्रीवियस ईयर की, और हमने टोटल टैक्स जमा करवा दिया है, सारा हिसाब किताब कि ये हमारा टीडीएस कटा था, ये एडवांस टैक्स था, बैलेंस हमने ये जमा करा दिया, हमारा टैक्स अब नील हो गया है, रिफंड है या क्या है, सारा हम रिटर्न में बता देंगे गवर्नमेंट को। द फॉर्मेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स बाय डिफरेंट असेसीज इज नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी। अब कौन से पर्सन को कौन से फॉर्म में रिटर्न फाइल करने, क्योंकि रिटर्न फाइल करने के हमारे फॉर्म्स होते हैं अलग अलग, किसी का ITR 1 है, 2 है, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स है, वो सारा प्रेस्क्राइब्ड है। द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अर्नड अंडर डिफरेंट हेड्स, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस जो हमने क्लेम किए हैं, फिर हमारी टोटल इनकम आई है, जो भी टैक्स पेबल बना सेसी का, आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम। इन शॉर्ट ए रिटर्न ऑफ इनकम इज द डिक्लेरेशन ऑफ इनकम। कि बेसिकली रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी तरफ से कि ये हमारी इनकम थी, ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट गवर्नमेंट का दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में रिटर्न फाइल करो। तो the act has prescribed due dates for filing return of income in case of different assesses. Companies, firms have to mandatorily file their return of income before the due date. Other assessees are required to file a return of income subject to fulfilling of certain conditions। जैसे मान लो कोई कंपनी है, फर्म है, उनको तो रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए, लेकिन बाकी केसेस में सारा मेंशन्ड है कि कब आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, कब आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जो लास्ट चैप्टर रिटर्न फाइल करने वाला है, वहां पे जाके सारी हमारी डिस्कशन होगी। लेकिन वाइंड अप करने से पहले पहले आपको इतना जरूर बता दूं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसका जो सारा प्रीवियस ईयर, मान लो मैं बोलूं यहां से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद यहां पे खत्म हुआ, अब इस साल में उसके टीडीएस भी कटे, उसने एडवांस टैक्स भी जमा कराया, ठीक है, सारा हिसाब किताब हुआ। अब ये साल स्टार्ट हो गया उसका असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब ये तो चलेगा हमारा 31 मार्च 2023 तक, लेकिन इस साल में जब हमारा रिटर्न फाइल करने वाला चैप्टर हम कवर करेंगे तो प्रेस्क्राइब्ड है कि क्या 31 जुलाई से पहले पहले आपको रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। ऐसी कंपनीज ने कब करनी है, जिनकी ऑडिट होनी है कब करनी है, क्या 31 मार्च तक हम लेट भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कि जो एग्जैक्ट टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है वहीं तक कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास ना अलग अलग डेट्स हैं, क्योंकि इनकम हमने कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देना है, जो प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम है। तो प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा 31 मार्च को ही अपनी इनकम कैलकुलेट करके बैठ जाए, उसको अगले साल में कुछ तो टाइम चाहिए ना, कि प्रीवियस साल की जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस हैं, कोई उसकी एंट्रीज हैं, वो कंप्लीट करके अपना टैक्स कैलकुलेट कर ले। तो उसको एक टाइम दिया जाता है कि यहां तक इस असेसमेंट ईयर के स्टार्ट, ये नहीं कि 1 अप्रैल को अपनी रिटर्न फाइल करो, ठीक है। असेसमेंट ईयर में आपने सारा हिसाब किताब देना है, लेकिन असेसमेंट ईयर में आपको एक सफिशिएंट टाइम दिया जाता है कि ये लास्ट डेट है उस साल में अपना सारा प्रीवियस हिसाब किताब देने के लिए। तो आज वाले लेक्चर में हम आई होप यहीं तक रखेंगे। और देखो मेरी तो पूरी सेटिस्फेक्शन है, मैंने जो मैक्सिमम एक बेसिक लेवल पे, जिस बच्चे को जब टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता होता, मैंने सारा बताने की कोशिश की है सुपर इन डेप्थ वे में, ताकि आपको एक बेसिक क्लैरिटी हो जाए। अब आपकी ड्यूटी है, आप चाहे वर्ड टू वर्ड ये सारा पढ़ लेना, ठीक है, एक बार आपके माइंड में एक बेसिक क्लैरिटी हो जाएगी, ताकि जैसे जैसे आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे आप मेरे साथ पूरा रेडी होकर बैठे करोगे, ठीक है जी। चलो अब दोबारा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।